खुश आमदीद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक इंतहाई पेचीदा और हैरान कुन आलमी नैरेटिव को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां दुनिया के हालात एक जियोपॉलिटिकल डोमिनो इफेक्ट की तरह पेश किए गए हैं। यानी एक वाकया होता है और फिर तसलसल के साथ बाकी चीज़ें गिरने लगती हैं। हमारा मकसद इस कहानी की सच्चाई का फैसला करना नहीं, बल्कि सिर्फ ये समझना है कि सोर्स के मुताबिक ये सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ी कैसे हुई हैं। आइए जल्दी से देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम क्या कवर करने वाले हैं। पहला, अमरीकी फौज का इनखला। दूसरा, मशरक़ वुस्ता यानी मिडिल ईस्ट का महाज। तीसरा, कागजी शेर का तस्वुर। और चौथा, इन सब का आलमी माइशत पर असर। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जो है अमेरिकी फौज का इनखला। इस पूरे नैरेटिव का सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट यानी पहला डोमिनो, ये अदद है 35,000। दावा ये किया गया है कि जर्मनी में तैनात 35,000 अमेरिकी फौजियों को वहां से निकालने पर मजबूर किया जा रहा है, और बताया यह गया है कि 5,000 एहलकारों की वापसी से इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। यह सिर्फ एक आम वापसी नहीं, बल्कि इसे एक मजबूरी के तौर पर पेश किया गया है। और यहां से एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। माजी में होता यह था कि यूरोपियन ममालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी को ज़रूरी समझते थे, लेकिन अब दावा यह है कि यह तस्वर बिल्कुल उलट चुका है। सोर्स कहती है कि अब इन ममालिक को लगता है कि अमरीकी फ़ौज का वहां होना उन्हें बचाने के बजाय ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के खतरे को दावत दे रहा है। नतीजा क्या निकला? दावा यह है कि स्पेन, फ्रांस और जर्मनी ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि उनकी ज़मीन या बेसिस ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। मंतक इसके पीछे ये बताई गई है कि अगर एक सुपर पावर मिडल ईस्ट के महाज पर दुश्वारी महसूस कर रही है, तो कल को वो यूरोप को रशिया जैसी बड़ी ताकतों से भला कैसे बचाएगी। अब चलते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, जो है मिडिल ईस्ट का महाज। यूरोप की इस हिचकिचाहट को सीधा इन वाकयात से जोड़ा गया है, और दावा वाकई हैरानकुन है। कहा गया है कि गल्फ यानी खलीज में मौजूद 16 अमरीकी मिलिट्री बेसेस ईरानी हमलों में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, और अब वो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहे। ये दावा इस पूरे जियोपॉलिटिकल पजल का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब यहाँ कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। आखिर CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसी न्यूज़ एजेंसीज ये छुपी हुई रिपोर्ट्स क्यों निकाल रही हैं? सोर्स के मुताबिक खुद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मजीद किसी बड़ी जंग से बचना चाहती है। उनका मानना है कि मौजूदा हुकूमती हिकमत अमली बिल्कुल गैर हकीकत पसंदाना है, इसलिए मालूमात लीक की जा रही हैं ताकि आवाम को हक़ाइक़ का पता चले और एक नई जंग को रोका जा सके। समंदरी रास्तों की बात की जाए तो एक नया रूल लागू होने का दावा सामने आता है। कहा गया है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के 2000 किलोमीटर के इलाके में नए कवानीन नाफिज कर दिए हैं, जहां से गुजरने वाली शिपिंग कंपनी से अब टोल्स वसूल किए जा रहे हैं, और इसके जवाब में अमेरिकी इंतज़ामिया उन कंपनियों पर पाबंदियां लगाने की धमकी दे रही है जो ये नए टोल्स अदा करती हैं। इन सब के दरमियान 85 अरब डॉलर की इस भारी सरमायाकारी को देखना भी ज़रूरी है। बताया गया है कि अमेरिका ने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत इतने महंगे हथियार मिडल ईस्ट को फरोख्त किए हैं, लेकिन नैरेटिव ये आर्गुमेंट पेश करता है कि ये तमाम सरमायाकारी किसी एक बड़े हमले की सूरत में मिनटों में तबाह हो सकती है, जो आलमी ताकत के तवाज़ुन को हिला कर रख देगा। यहां से हम अपने तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जिसे कागजी शेर का तस्वुर कहा गया है। कागजी शेर यानी पेपर टाइगर, ये लफ्ज़ इस ब्रॉडकास्ट में एक बुनियादी दलील के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आयतुल्लाह ख़मैनी से मंसूब इस इक़्तिबास का मतलब ऐसी ताकत से है जो देखने में तो बहुत ख़तरनाक और बड़ी लगती हो, लेकिन हकीकत में खोखली हो, यानी जो दूसरों की तो क्या खुद अपनी हिफाजत भी ना कर सके। यहाँ जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। असल मंतिक ये पेश की गई है कि अगर एक सुपर पावर को उसके अपने बेसिस बचाने में नाकाम दिखाया जाए, तो आलमी सतह पर उसकी सिक्योरिटी गारंटीज खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाती है। किसी दुश्मन की मुकामी कमज़ोरी को पकड़कर उसे आलमी सतह पर एम्पलीफाई करना ही इस पूरी गेम का हिस्सा है। तो ये कहानी सफ़र करके कहाँ तक पहुँचती है? ब्रॉडकास्ट दावा करती है कि चीन इस पैगाम को जानबूझकर आलमी सतह पर फैला रहा है, और उनका असल हदफ है ताइवान और जापान। उन्हें सीधा सा पैगाम दिया जा रहा है कि देखो, जो ताकत मिडिल ईस्ट में अपने बेसिस नहीं बचा सकती, वो वक्त आने पर आपकी मदद कैसे करेगी। ये एक मुकामी वाक़ये को आलमी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की परफेक्ट मिसाल है। फौजी और सियासी हिकमत अमली तो अपनी जगह है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन सब का आलमी माइशत पर क्या असर होता है? आइए देखते हैं कि ये मिलिट्री नैरेटिव कमर्शियल दुनिया से कैसे जुड़ता है। ये हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा है, आलमी मुआशियात पर असरात।
تحلیل میں ایک مرحلہ وار معاشی بحران بتایا گیا ہے، بالکل ایک چین ری ایکشن کی طرح۔ سب سے پہلے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جیٹ فیول مہنگا ہو جاتا ہے۔ سفر مہنگا ہونے سے عوام سیاحت یا ٹورزم کم کر دیتی ہے، اور اس سب کا آخری انجام ہوتا ہے ایئر لائنز کا دیوالیہ ہونا، یعنی ایک ملٹری ایونٹ سیدھا عام کاروباری طبقے کو ہٹ کرتا ہے۔ اور اس چین ری ایکشن کو ثابت کرنے کے لیے براڈ کاسٹ میں حقیقی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ دعویٰ ہے کہ مہنگے فیول اور ڈیمانڈ گرنے کی وجہ سے امریکہ کی اسپرٹ ایئر لائنز بند ہو رہی ہیں، اور یہاں تک کہ ہندوستان کی کئی ایئر لائنز بینکرپسی یعنی دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ جب لوگ پیسہ خرچ کرنا اور گھومنا پھرنا بند کر دیتے ہیں تو ممالک کی ٹیکس آمدنی گرتی ہے، اور اس معاشی کہانی کا آخری سرا واپس یورپ جا کر جڑتا ہے۔ براڈ کاسٹ کا دعویٰ ہے کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے یورپین گاڑیوں پر 25% نئے ٹیرفز لگانا اس پورے معاشی دباؤ میں آخری تباہ کن اضافہ ہے جو ان ممالک کی معیشت کو مزید دبا رہا ہے۔ اس تمام تجزیے کے بعد ایک نہایت اہم سوال ذہن میں آتا ہے، ایک مخصوص علاقے کی یہ ملٹری نیریٹیوز عالمی معیشت اور عالمی استحکام کے بارے میں ہماری سوچ کو کس حد تک متاثر کرتے ہیں؟ عالمی جیو پالیٹکس کا یہ جال واقعی حیران کن ہے، جہاں ایک جگہ کی سرگرمی کب پوری دنیا کی معیشت اور سوچ کو بدل دے، یہ اندازہ لگانا انتہائی دلچسپ ہے۔ اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔